के और फिर खुद साइड पर हो गए। इनके साइड पर होने से जब दाजी ने सामने देखा तो सामने एम्बुलेंस थी जिसमें से किसी को निकाल रहे थे। इंस्पेक्टर, ये ना कहना कि ये मेरा जुनेद है। दाजी 2 कदम पीछे हुए तो आयसन ने खौफ से पहले दाजी और फिर उस शख्स को देखा जिसके मुंह पर सफ़ेद कपड़ा था। इसने कुछ नहीं देखा। वो भागकर एम्बुलेंस की तरफ आई और फ़ौरन कपड़ा हटाया तो अपने बाप को सोता देख इसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। डैडी उठो ना, ये मेरे डैड उठ क्यों नहीं रहे हैं? आयसन साथ खड़े आदमी से पूछने लगी, जिसने जवाब देने के बजाय नीचे मुँह कर लिया। दाजी ने देखा तो वो वहीं बैठ गए, जबकि दामिल भागकर जुनेद की तरफ आया और इसके साथ ही आतिफ और इसरा भी। देखो, इन्हें उठाओ ना। दामिल के वहाँ आने पर आयसन रोते हुए दामिल से बोली, जो रोते हुए चाचू कर रहा था। रो नहीं, इन्हें उठाओ। आयसन ने दामिल की शर्ट की आस्तीन पकड़कर इसे झंझोड़ कर कहा। दामिल ने भीगी हुई आंखों से आयसन को देखा और इसे ज़ोर से गले लगा लिया। नहीं उठेंगे ये अब कभी भी नहीं उठेंगे। वो दामिल के सीने से लगी थी और बस बेयकीनी से अपने बाप के मुर्दा वजूद को देख रही थी। वो रो रही थी, लेकिन इसके आंसू क्यों नहीं आ रहे थे ये इसे खुद भी नहीं पता था कि तभी इसके सांवले गालों पर बारिश की बूंद गिरी। इसने आंखें मीच कर ऊपर देखा जहाँ काले बादलों का राज था। बस फिर कुछ ही सेकंड में ही बादल बरस पड़े। आतिफ दादी को संभाल रहा था, जो जहाँ खड़े थे वो वहीं बैठे रो रहे थे। दूसरा चाचू के मुर्दा वजूद के पास बैठी रो रही थी और दामिल उसने आयसन को यूं गले लगाया हुआ था जैसे सारा गम ख़त्म हो जाए, जबकि आयसन बस खाली आंखों से अपने बाप को देख रही थी। एक यही तो थे इसे समझने वाले, इससे सच्ची मोहब्बत करने वाले। ये भी छोड़ गए, अब बचा ही कौन था? वो माँ जिसको नफ़रत थी बेटी से, या ये हवेली वाले जो इसकी माँ की वजह से इससे नफ़रत करते थे? कौन था उसके पास? कौन? कमरे में सब खामोश बैठे थे। जुनेद की तदफीन कर दी गई थी। दाजी ने इन्हें खुद कांधा दिया था, अपने बेटे को खुद कब्र में उतारा था। अपने बेटे को खुद कब्र में उतारना कैसा है ये बस एक बाप ही जान सकता है, जैसे अभी दाजी समझ गए थे। दाजी बेड के पुश से टेक लगाकर बैठे बस सामने दीवार को देख रहे थे। साथ आतिफ और दामिल नीचे मुंह करके बैठे थे, जबकि आयसन कोने में सोफे पर दोनों हाथ थोड़ी पर रखी बैठी ज़मीन में नज़र न आने वाले किसी नुक्ते को घूर रही थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर आयसन ने बेख्तियार ही नज़र उठाकर देखा कि शायद डैडी हूँ, मगर नहीं, वहाँ युसरा थी जो हाथ में चाय की ट्रे लिए अंदर आ रही थी। दादी, कुछ खा लीजिए, आपकी दवा का वक्त भी हो रहा है। आज दोपहर को दवा भी नहीं ली। युसरा के कहने पर उन्होंने दामिल को देखा। जुनेद को ठंड बहुत लगती है। दामिल ने दाजी बात पर नज़र उठाई। बारिश रुक गई है ना? दादी को किसी छोटे बच्चे की तरह बात करता देखकर दामिल ने आगे बढ़कर इन्हें गले से लगाया। दादी, चाचू अब नहीं आएंगे और इनका सर्दी गर्मी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप इस बात को कबूल कर लीजिए। दामिल रोया नहीं, इसने प्यार से समझाया। युसरा भी वहीं बैठ गई, इन्हें समझाने लगी और आतिफ तो वहीं थे। यहाँ अकेला कौन था? आयसन सबको देख रही थी। सब दादी के पास थे। इसे बुरा नहीं लगा, लेकिन इसे इस वक्त डैडी की कमी शिद्दत से महसूस हुई। वो बगैर कोई आहट पैदा किए कमरे से बाहर चली गई, जबकि वो तीनों दादी के पास बैठे अब दादी को दवा दे रहे थे। किसी का ध्यान यही नहीं गया कि अभी जो वजूद यहाँ बैठा था वो अब नहीं है। वो कहाँ गया? किसी को कोई फिक्र ही नहीं थी। वो छत पर आ गई थी, सबसे दूर, सबसे अलग। अब वो छत पर बैठी आसमान को देख रही थी, जहाँ सुबह आसमान काले बादलों से ढका हुआ था, अब बिल्कुल साफ था। चांद नज़र आ रहा था, इसके कुछ सितारे भी। कल डैडी इसके साथ थे। रात में ऐसे कह रहे थे कि वो इससे बहुत प्यार करते हैं। तो क्या प्यार करने वाले छोड़कर जाते हैं? क्या प्यार करने वाले अकेला करते हैं अपने प्यारों को? वो खुद से पूछ रही थी, मगर जवाब देने वाला कोई नहीं था। डैडी, बहुत याद आ रहे हैं। अभी से याद आ रहे हैं? सारी ज़िंदगी कैसे गुजरेगी मेरी? आपने तो कहा था कि आप मुझे कामयाब देखना चाहते हैं। अब मैं किसके लिए कामयाब हूँ? मेरा तो कोई मकसद नहीं रहा। इसकी आंख से एक आंसू लकीर की सूरत इसके गालों पर आया था। आपको पता था ना, मम्मी भी मुझसे प्यार नहीं करती, मेरा कोई दोस्त भी नहीं, फिर भी छोड़ गए मुझे। वो आसमान की तरफ देखकर बोल रही थी। जुनेद से शिकवा कर रही थी, जैसे वो इसे सुन रहे हैं। क्यों छोड़ गए? वो घुटनों में मुँह देकर सिसक कर रो रही थी। दामिल दादी को दवाई देने के बाद इस सोफे की तरफ देखा जहाँ कुछ देर पहले आयसन बैठी थी। उसे हैरत हुई, वो कहाँ चली गई? मैं आता हूँ, इसने इन तीनों को कहा और पाँव में चप्पल पहनकर बाहर की राह ली। वो जुनेद के कमरे की तरफ आया और हल्का सा दरवाज़ा नॉक किया। आगे से कोई जवाब ना पाकर वो आराम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो खाली कमरा इसे मुँह चढ़ा रहा था। इसने कमरे की खिड़की से बाहर लॉन में देखा जो खाली थी। इसे फिक्र होने लगी कि इसने वॉशरूम में चेक किया, मगर आयसन वहाँ भी नहीं थी। वो कमर पर हाथ रखकर कमरे के दरमियान खड़ा कुछ सोचने लगा और फिर उसने अपने कदम बाहर की जानिब कर लिए। सुनो, बाहर एक मुलाजमा उसे देखी जिसे उसने मुखातिब किया। जी साहब जी, इसने अदब से कहा। आयसन को देखा है, वो अपने कमरे में नहीं है। दामिल ने कहा तो मुलाजमा कुछ सोचने लगी। जी साहब जी, मैंने उन्हें ऊपर छत पर जाते देखा था, मुलाजमा ने के याद आने पर कहा। दामिल ने छत की तरफ देखा और फिर मुलाजमा को शुक्रिया कहकर अपने कदम छत की जानिब बढ़ा लिए।
इसने ऊपर आकर चारों तरफ नज़र घुमाई मगर आयसन कहीं नज़र नहीं आई। फिर एक जगह उसे आयसन कोने में घुटनों में मुंह दिए दिख गई। उसने सुख की सांस ली और फिर आराम से चलता हुआ इसके पास आया। आयसन को महसूस हुआ कि इसके बराबर में कोई बैठा है मगर उसने सर नहीं उठाया। कहते हैं जब कोई इस दुनिया से जाता है तो रोना नहीं चाहिए। दामिल की बात सुनकर इसने आराम से सर उठाकर इसे देखा जो आसमान को देख रहा था। इसने गौर किया कि इसके चेहरे पर गोरी रंगत पर हल्की काली शेव झलक रही है। इसकी आंखें रोने की वजह से लाल थी। हाँ, वो भी तो रोया था ना डैडी के लिए, क्योंकि वो हमसे बहुत अच्छी जगह होते हैं। दामिल ने कहकर आयसन की तरफ देखा। ये बात मुझे चाचू ने बताई थी, दामिल ने कहा तो आयसन गौर से सुनने लगी। कहते हैं जब हमारा प्यारा कोई अल्लाह के पास जाता है ना तो रोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम सब से बहुत प्यार करते हैं। अब अगर हम रोएंगे तो इन्हें तकलीफ़ होगी ना। अब जैसे चाचू तुमसे कितना प्यार करते थे, अब अगर तुम रोगी तो उन्हें दुख होगा, तकलीफ़ होगी। क्या तुम चाहती हो उन्हें तकलीफ़ हो? दामिल ने पूछा तो उसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर जल्दी से आंसू साफ करो और अभी जब कुरान पाक पढ़ लोगी तो चाचू पर कुरान पढ़कर बख्शना, ताकि वो खुश होकर मेरी आयसन मेरे लिए जन्नत के दरवाजे खोल रही है। आयसन ने जल्दी से आंसू साफ किए। कुरान पाक खासतौर पर सूरह मुल्क की कब्र में रोशनी करती है, अजाब को हटा देती है। दामिल की बात सुनकर इसका गम थोड़ा हल्का हुआ। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दामिल ने इसकी तरफ मुंह करके पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? दामिल ने इसकी तरफ मुंह करके देखा तो इसने इस बात में सर हिला दिया। अब आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। तुम्हें जो परेशानी हो, खुशी हो, तुम मुझसे शेयर करो। कोई तुम्हें तंग करता है या किसी की वजह से परेशान हो, मैं हर वक्त हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हरदम। दामिल ने कहकर अपना हाथ आगे किया। आयसन कुछ सोचती रही, फिर उसने दामिल का हाथ थाम लिया, कभी ना छोड़ने के लिए। गुड, दैट्स माई गर्ल। दामिल ने इसकी छोटी सी नाक को पकड़ा तो वो मुस्कुरा दी। चलो नीचे चलो, खाना खाते हैं, फिर युसरा के साथ सो जाना। फिर कल जब उठोगी मैं तुम्हें खेत दिखा कर लाऊंगा। दामिल की बात सुनकर इसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। वो इस बात में सर हिलाकर इसके साथ खड़ी और फिर इसके साथ ही नीचे आ गई। इसे दामिल ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया था और अब वो इसे युसरा के कमरे में छोड़कर अपने कमरे में चला भी गया था। इसके सामने युसरा लेटी हुई थी। आयसन ने कमरे में मध्यम रोशनी में गौर किया तो इसके गाल पर कुछ चमका। वो रो रही थी। आयसन इसे देखती रही, फिर इसने आंखें बंद की तो आंसू किसी लकीर की सूरत इसके गाल पर बह गए। इसने जल्दी से हाथ की पुट से आंसू साफ किया और फिर करवट लेकर लेट गई कि तभी इसकी नज़र खुद को तकती आयसन पर गई। तुम सोई नहीं अभी तक? युसरा ने पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। चाचू की याद आ रही है? युसरा ने पूछा तो इसने हौले से सर हिलाया। मुझे भी। युसरा ने आयसन के चेहरे पर प्यार से हाथ रखा कि तभी इसकी आंख से एक आंसू तकिए में जज्ब हो गया। आयसन ने देखा था उसका आंसू। आप रो क्यों रही हैं? दामिल ने कहा था कि रोना नहीं चाहिए, मरने वाले को तकलीफ़ होती है। आप रोएंगी तो डैडी को तकलीफ़ होगी, आप मत रोइए। आयसन की बात सुनकर इसने जल्दी से आंसू साफ किए। अब नहीं रोती, युसरा ने उसे देखकर कहा। आपको सूरह मुल्क आती है? आयसन ने पूछा तो उसने इस बात में सर हिलाया। हाँ आती है। आप मेरे डैडी पर वो पढ़कर बख्श दिया करें, इन्हें सुकून मिलेगा। आयसन छोटी थी मगर इसने जो बात कही थी वो सुनकर युसरा मुस्कुरा दी। ये तुमसे दामिल ने कहा? उसने पूछा। जी। अच्छा चलो सुबह पढ़ेंगे दोनों साथ, अभी तुम सो जाओ। युसरा ने कहा तो इसने आंखें मीच ली। युसरा से देखती रही। उसका रंग ज़्यादा डिम था लेकिन इसके नक्श बहुत प्यारे थे। इसे इस पर तरस भी आया क्योंकि अब उसके पास ना माँ थी ना बाप, ऊपर से दादी और उसकी अम्मी का बर्ताव भी कुछ ठीक नहीं था। इसने भी बहुत लंबी ज़िंदगी गुजारनी थी, बहुत कुछ देखना था, लेकिन युसरा ने सोच लिया था वो हमेशा इसकी बड़ी बहन बनकर इसके साथ रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन आने वाला दौर युसरा को वही रहने देता या फिर बदल देगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। फजर की अजान हो रही थी जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने बराबर में नज़र डाली जहाँ युसरा सो रही थी। वो उठकर बैठी, युसरा का दुपट्टा उठाया और अपने सर पर पहन लिया। आंखों को मसला तो कल शाम का मंजर आंखों के सामने चलने लग गया जहाँ वो रो रही थी और उसके डैडी को आतिफ, दाजी, दामिल और एक और था कोई जो उसे कंधे पर उठाकर ले जा रहे थे। वो लेकर गए थे मगर जब लौटे तो डैडी नहीं थे साथ। इसकी आंख गीली होने लगी। इसे अब जब आधी दुनिया सो रही थी इसे शिद्दत से याद आए डैडी। वो उठी और कमरे से बाहर निकल गई। उसके कदम डैडी के कमरे की तरफ थे। जुनैद के कमरे में आकर उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया और फिर जब अंदर आई तो बेड के साइड पर जुनैद की मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आई जहाँ वो अपने डैडी के साथ थी। उसने वो तस्वीर उठाई और वहीं बैठकर कितनी देर तस्वीर को देखती रही, मगर फिर उसने वो तस्वीर दराज खोलकर अंदर रख दी और फिर जल्दी से आंसू साफ किए। उसने रोना नहीं था, डैडी को तकलीफ़ होगी, इसे दामिल की बात फ़ौरन याद आई थी, मगर फिर उसकी नज़र खुद से थोड़ी दूर रखे जूतों पर गई जो उसके डैडी के थे। वो बहुत शौक़ से पहनते थे इन्हें। अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने हाथ बढ़ाकर एक जूता उठाया और अपने सीने से लगाकर रोने लगी बेतहाशा। डैडी आ जाओ प्लीज़, कम बैक, बहुत याद आ रही है, आ जाओ। अब कोई नहीं रहा, आ जाओ डैडी, प्लीज़ आ जाओ ना, प्लीज़ आ जाओ डैडी, मैं हर बात मानूंगी। मैं इसकी हिचकी बन गई, मगर उसने जूते तो खुद से अलग नहीं किया।
अगर कोई इसे देख लेता तो ज़रूर उसे पागल तस्वुर करता। मैं नहीं चाहती रोने पर डैडी रोना आ जाता है। मैं बर्दाश्त करती हूँ, आपको पता है ना मैं कितना बर्दाश्त करती हूँ। जब कोई मुझे सांवली या काली भी कहता है मैं कुछ नहीं कहती, मैं बर्दाश्त करती हूँ। लेकिन उसने हिचकी ली। लेकिन अब नहीं होता बर्दाश्त। आ जाओ मेरे पास। बचा ही क्या है डैडी, क्यों चले गए, क्यों? वो रोती रही, वहीं बैठे बुलाती रही अपने बाप को, मगर वो तो वहाँ थे ना जहाँ जाके कोई नहीं आ सकता था। वो भला कैसे आ सकते थे? बाहर हल्की रोशनी फैल रही थी। चिड़िया और परिंदे अल्लाह की हम्द सना के साथ इसे भी देख रहे थे जो गम में थी और अकेली। अगर इसका बाप अभी जिंदा होता तो यकीनन उसे सीने से लगा लेता और उसे जब तक खुद से जुदा ना करता जब तक आयसन का सारा गम खुद ना ले लेता। दामिल कमरे से आया तो इसका रुख इसरा के कमरे की तरफ था, मगर फिर इसके कमरे की तरफ जाते हुए इसकी नज़र नीचे सोफे पर बैठी इसरा पर गई जो दादी के साथ बैठी थी। इसने अपने कदम इसरा के कमरे के बजाय नीचे की जानिब ले लिए। दादी मुझे आपसे एक बात करनी है। समीना किचन से चलती हुई दादी के सामने आकर रुकी। दादी जो बैठे थे समीना की बात पर नज़र उठाकर इन्हें देखा। इसरा और दामिल भी अपनी माँ की तरफ मुतवज्जा हो गए। हाँ बोलो बहू, दादी ने इजाज़त दी। दादी जब जुनेद ही नहीं रहा तो इसकी बेटी का अब यहाँ क्या काम? इसे इसकी माँ के पास इटली वापस भेज दीजिए। समीना को डर था कहीं दादी आधी जायदाद आयसन के नाम ना कर दें। समीना की बात सुनकर दादी चुप हो गए, जबकि दामिल ने गुस्से से कहा, अम्मी आप ये क्या बात कर रही हैं? वो इस घर की बेटी है, हमारा खून है, वो यहीं रहेगी हमारे साथ हमेशा। दामिल की बात सुनकर दादी ने दामिल को देखा, क्योंकि आज पहली बार उसने यूँ ऊंची आवाज़ में बात की थी। दामिल तुम चुप रहो, मैं दादी से बात कर रही हूँ, और तुम छोटे हो तो छोटे रहो, मेरे बाप मत बनो। समीना को दामिल पर शदीद गुस्सा था पहले से ही, वो क्योंकि वो आयसन का कुछ ज़्यादा ही तरफदार बन रहा था। आप गलत बात कर रही हैं अम्मी, और फिर आप मुझे कहती हैं। दामिल बकवास बंद करो, अपनी माँ हूँ तुम्हारी। समीना की चीखने की आवाज़ सुनकर आते हुए कमरे से बाहर आ गए। बहू चुप हो जाओ, क्यों मुलाजमों के सामने तमाशा बना रही हूँ? दादी को उनके चीखने पर गुस्सा आया। समीना ने दादी को गुस्से से देखा तो थोड़ी नरम पड़ी, लेकिन एक सख्त नज़र दामिल पर डालना नहीं भूली। अभी वो छोटी है, बड़ी होगी तो भेज देंगे उसे। दादी बात सुनकर दामिल को हैरत का झटका लगा। वो कैसे आयसन को भेजने की बात कर सकते थे? अभी इसके बाप को मरे हुए एक दिन हुआ है और अभी से वो सब पर बोझ बन गई। आयसन यहीं रहेगी और यहीं से रुखसत होकर अपने ससुराल जाएगी। सुन लें आप सब ने, अगर आयसन इस घर से गई तो याद रखिएगा कि मैं भी इसके साथ जाऊंगा। दामिल गुस्से से कहता हुआ बाहर चला गया, जबकि वो सब खड़े बस दामिल की बात पर नोट करते रहे। दामिल अपने दोस्त के घर आ गया था। एक यही दोस्त था जो हमेशा उसके साथ रहता था, कभी इसे अकेला नहीं छोड़ता था। अब भी दामिल खामोश बैठा था इसके रूम में कि वो दोस्त इसके लिए चाय लेकर आता हुआ नजर आया। चल ब्रो चाय ले, और इसके साथ गुस्सा भी पी जा। हमजा ने चाय का कप इसके सामने रखते हुए कहा तो इसने एक नज़र हमजा को देखा और फिर चाय का कप हाथ में लिया। अब बताओ क्या बात है, क्यों परेशान हो? दामिल ने जब चाय का कप मुंह से लगाया तो हमजा ने पूछा, तुझे ये तो पता है ना मेरे चाचू की एक बेटी है, अब वो हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन घर वाले नहीं समझ रहे। दामिल ने कप टेबल पर रखकर बेबसी से कहा। क्यों, क्या कहते हैं घर वाले? हमजा के माथे पर बल आ गए। वो कहते हैं आयसन को इटली भेज दो, इसकी माँ के पास। अब तो बताइए ठीक है क्या? दामिल ने बताकर इससे पूछा तो हमजा सोच में पड़ गया। अगर इसकी माँ के पास भेज रहे हैं तो इसमें हर्ज क्या है? एक बेटी अपनी माँ के पास ज़्यादा महफूज होती है। हमजा को जितना समझ आया उसने कह दिया। लेकिन अगर माँ ही बेटी से नफरत करे तो क्या बेटी महफूज रहेगी? दामिल को अब हमजा पर गुस्सा आने लगा। क्या मतलब, माँ कैसे नफरत कर सकती है अपनी बेटी से? हमजा को समझ नहीं आई। यार आयसन को तुमने देखा है ना, अल्लाह ने उसका रंग बस सांवला रखा है, बाकी वो कितनी प्यारी है, छोटी सी मासूम सी, कोई कैसे उससे नफरत कर सकता है? यार मुझे समझ नहीं आती। उसकी माँ कहती है कि आयसन जब मेरे साथ कहीं जाती है तो मुझे शर्मिंदगी होती है। कोई माँ ऐसा बोल सकती है अपनी औलाद के लिए? दामिल ने कहकर पूछा तो हमजा ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। मैं तभी नहीं चाहता वो अपनी माँ के पास वापस जाए। जब वो इसे पसंद नहीं करती तो वो आयसन को कैसे बर्दाश्त करेंगी? वहाँ उसकी कोई इज्जत नहीं होगी, वहाँ कोई प्यार करने वाला नहीं होगा उसे। दामिल की बात हमजा को समझ आ गई तो उसने इस बात में सर हिलाया। मैं आयसन को नहीं जाने दूंगा, उसे अपने साथ रखूंगा, और जब बड़ी होगी तो कोई अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दूंगा। दामिल ने फैसला लेते हुए कहा, फिर चाय का कप उठाया। अच्छा चल, जैसा तू चाहता है वैसे ही होगा, परेशान ना हो। हमजा ने कहा तो इसने क्या बस, अच्छा चल तुझे एक गुड न्यूज़ देता हूँ। हमजा थोड़ा उसके करीब आया तो दामिल भी उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। अनम आ गई है कराची से, हमजा ने कहा तो दामिल ने हाथ कप को मुंह की तरफ ले जाते हुए थमे। क्या तू सच कह रहा है? दामिल ने कप टेबल पर रखकर फ़ौरन पूछा। हाँ 100% सच ब्रो। यकीन नहीं तो कल स्कूल चलकर देख लेना। हमजा कहकर पीछे हुआ तो दामिल ने चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये तो वाकई गुड न्यूज़ है, दामिल ने खुशी से कहा। यार तो इसे बता क्यों नहीं देता कि तू उससे मोहब्बत करता है? हमजा ने कहा तो दामिल की मुस्कान मध्यम हुई। अभी हमारी उम्र ही क्या है, और फिर अभी इसे कह दिया तो वो क्या सोचेगी कि मेरे बारे में? कि दामिल ने अपना खर्चा जाहिर किया। हाँ ये तो है, अभी हमारी उम्र नहीं है, लेकिन फिर तू कब बताएगा उसे? हमजा ने पूछा।
जब यूनिवर्सिटी में पहला दिन होगा और मुझे यकीन है वो कराची की मशहूर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेगी, और जहाँ वो लेगी वहीं मैं लूँगा, और जहाँ मैं लूँगा वहीं तू भी लेगा। दामिल ने कहा तो हमज़ा ने मुँह बनाया। मैं हैदराबाद ठीक हूँ भाई, मेरे नसीब की मुझे यही मिल जाएगी। हमज़ा ने फ़ौरन कहा, नहीं, जहाँ मैं जाऊँगा वहीं आप भी जाएंगे, दामिल ने फैसला लेते हुए कहा। जबकि हमज़ा बस उसे देखते ही रह गया। आपको आगे मना करता तो दामिल ने इसे धो देना था। वैसे भी वो भी तो इसके बगैर नहीं रह सकता था। इन दोनों ने ही सोचा था साथ पढ़ेंगे, जहाँ जाना होगा साथ जाएंगे, तो बस अब दोस्ती निभानी तो थी दोनों ने। आपने अपनी बेटी की ज़बान देखी है कितनी चलती है, इसे ये तमीज़ नहीं कि वो किससे क्या बात कर रहा है। समीना कमरे में टहलते हुए अपना गुस्सा आतिफ पर निकाल रही थी। तो तुमने भी तो कोई अच्छी बात नहीं कही थी ना समीना बेगम, कि वो आपसे मोहब्बत से बात करता। बाकी बात है बदतमीज़ी की, तो उसे आने दो, मैं समझा दूंगा कि माँ से ऐसे बात नहीं करते। आतिफ जो लैपटॉप लेकर बैठे थे समीना की बात सुनकर बोले, हाँ ज़रूर उसे समझा दीजिएगा, और दादी को भी कह दीजिएगा कि अगर ये सांवली यहाँ रही तो इसके नाम की एक फूटी कौड़ी नहीं होनी चाहिए। ये सब आपका और हमारे बच्चों का है। समीना ने ना आओ देखा न ताओ बस बोल दिया। जबकि समीना की बात सुनकर आतिफ को इंतहा का अफसोस हुआ कि वो कितनी छोटी सोच की मालिक है। मुझे अफसोस है तुम पर समीना बेगम, अफसोस तर अफसोस, आतिफ ने कहा और लैपटॉप बंद करने लगे। आप तो जैसे बहुत शरीफ है ना, आपने तो जैसे कुछ नहीं किया। अपनी बकवास बंद करो, जो मुंह में आया बोलती जा रही हो। आतिफ के गुस्से से कहने पर उन्होंने अपनी ज़बान को ताला लगा दिया। एक यतीम बच्ची से तुम इतना डरती हो? तुम्हें तो अबू दामिल कहाँ है? आतिफ मजीद कुछ कहते कि इसरा दरवाज़ा खुलकर अंदर आ गई। क्यों, क्या करना है दामिल से? आतिफ की जगह समीना ने सख्त लहजे में पूछा। अम्मी यासिन पूरे घर में नहीं है और चाचू का कमरा लॉक है। दामिल के पास शायद चाबी हो। युसरा की बात सुनकर समीना ने गुस्से से युसरा को देखा, जबकि आतिफ थोड़े परेशान से हो गए। बेटा तुम छत पर देखो या लॉन में, शायद वहाँ होगी, आतिफ ने कहा तो युसरा ने नफ़ी में सर हिलाया। डैडी मैं हर जगह देख कर आई हूँ, कहीं नहीं है, और चाचू का कमरा लॉक है, शायद आयसन वहीं हो, युसरा ने कहा तो आतिफ इसके साथ कमरे से बाहर आए। ये मोबाइल पकड़ो और दामिल को फ़ोन करो, मैं देखता हूँ शायद लॉक खुल जाए। आतिफ ने अपना मोबाइल युसरा को दिया और खुद ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगे, जबकि युसरा मोबाइल कान से लगाकर खड़ी थी। चाचू का कमरा लॉक है, शायद आयसन वहीं है, युसरा ने कहा तो आतिफ इसके साथ कमरे से बाहर आए। ये मोबाइल पकड़ो और दामिल को फ़ोन करो, मैं देखता हूँ शायद लॉक खुल जाए। आतिफ ने अपना मोबाइल युसरा को दिया और खुद ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ने लगी, जबकि युसरा मोबाइल कान से लगाए खड़ी थी। युसरा तुम मुझे कॉल क्यों कर रही हो? दामिल की आवाज़ सुनकर वो पलटी तो देखा दामिल इसके सामने खड़ा था। शुक्र है दामिल तुम आ गए। युसरा ने सुख का सांस लिया। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है ना? दामिल के माथे पर परेशानी की लकीरें आ गई। नहीं, आयसन नहीं मिल रही है, उसे मैंने हर जगह देख लिया, वो कहीं नहीं है, और चाचू का कमरा भी लॉक है। युसरा की बात सुनकर वो फिक्रमंद हुआ। क्या मतलब नहीं मिल रही है? कहाँ जा सकती है? और चाचू का कमरा कैसे लॉक हो सकता है? मैंने कल देखा था, कल लॉक नहीं था। वो कहता है वो फ़ौरन ऊपर भागा तो युसरा भी जल्दी जल्दी कदम उठाकर ऊपर जाने लगी कि समीना की आवाज़ पर रुककर मुड़ी। युसरा कहाँ जा रही हो? ये दामिल क्यों भाग कर गया है? समीना ने ऊपर जाते दामिल को देखकर पूछा। अम्मी आयसन नहीं मिल रही है, अभी आपके सामने ही तो बताया था अब्बू को, युसरा बताकर जाने लगी कि समीना ने फिर आवाज़ दी और फिर जाते जाते रुक गई। तुम दोनों बहन भाई को कुछ ज़्यादा मोहब्बत नहीं हुई उससे? अम्मी वो बच्ची है, इसका बाप भी नहीं रहा अब और माँ भी नहीं है साथ। इस हालात में हमें ही इसको साथ देना है, इसके साथ रहना है। युसरा की बात सुनकर वो इसे गुस्से से घूर कर वहाँ से चली गई, तो युसरा ने भी जल्दी से अपने कदम ऊपर की जानिब बढ़ाए। वो ऊपर आई तो दामिल और आतिफ दोनों कुछ बात कर रहे थे, जबकि आतिफ का हाथ दरवाजे के लॉक पर था। क्या हुआ, दरवाज़ा नहीं खुल रहा? युसरा ने पूछा तो दामिल ने मुड़कर इसे देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। दामिल बेटा, आतिफ ने कुछ सोचकर दामिल को मुखातिब किया। बेटा दरवाज़ा तोड़ दो, आतिफ ने कहा तो दामिल पहले सोचता रहा और फिर इसने इस बात में सर हिलाया। इसने अपने बाजू की साइड से ज़ोर लगाकर दरवाजे पर मुक्का मारा, 1 बार 2 बार 3 बार, मगर दरवाजे को कुछ असर नहीं हुआ। ये तो खुल ही नहीं रहा। दामिल ने फूली ही सांसों के साथ कहा, दोबारा करो शायद खुल जाए। आतिफ ने कहा तो इसने दोबारा भी अमल किया, मगर इस बार पूरी जान लगाकर उसने दरवाजे पर अपना जिस्म मारा तो क्लिक की आवाज़ से दरवाज़ा खुल गया। युसरा ने दरवाजे जो देखकर शुक्र मनाया। वहीं दामिल और आतिफ जल्दी अंदर गए और उनके पीछे ही युसरा। दामिल जब अंदर आया उसे बेड के कुछ फासले पर आयसन ज़मीन पर लेटी हुई नजर आई। वो भागता हुआ इस तक आया। आयसन उठो, आयसन के कानों में आवाज़ पड़ी। उसने चुनी सी आंखें खोल कर देखी तो दामिल इस पर झुका उसे आवाज़ें दे रहा था, जबकि दामिल के पीछे आतिफ और युसरा भी खड़े उसे ही देख रहे थे। आयसन की आंखें खोलने पर दामिल ने सुख का सांस लिया। शुक्र आयसन तुम ठीक हो, मैं तो डर ही गया था, दामिल ने कहा और उसे सहारा देकर खड़ा किया, जबकि अभी सोई हुई कैफियत में थी। इधर आओ, इधर बैठो यहाँ। दामिल ने इसे बेड पर बैठाया तो आतिफ भी इसके सर पर हाथ रखकर इसके बराबर में बैठ गए। बेटा आप नीचे क्यों सो रही थी और कमरा क्यों लॉक किया था? आतिफ के पूछने पर इसने आधी खुली और आधी बंद आंखों से इन्हें देखा। मैं तो बस वो इतना ही बोल पाई।
दामिल ने अपने पाँव के पास देखा जहाँ जुनैद का एक जूता था, और फिर थोड़ी दूर देखा जहाँ जूते का दूसरा जोड़ा पड़ा था। वो कुछ पल में समझ गया था क्या माजरा है। युसरा, जाओ आयसन के लिए नाश्ता लेकर आओ, दामिल ने कहा तो युसरा फ़ौरन कमरे से बाहर चली गई। दामिल आयसन के कदम में आकर बैठा। कल स्कूल जाना है, कल से कुरान पाक भी शुरू करना है फिर से। तुम तैयार हो ना? दामिल ने कहकर इसका हाथ पकड़कर पूछा। हाँ दामिल, इसे आप स्कूल ले जाओ, पढ़ाई में मसरूफ़ रहेगी तो सदमा थोड़ा कम होगा। ज़ाहिर बाप है, याद तो आएगी ना, आतिफ ने कहा तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। बस फिर आप जल्दी से सो जाना, कल से स्कूल जाना है, फिर कल स्कूल के बाद हम खेत भी जाएंगे, ठीक है? दामिल ने इससे पूछा था तो इसने इस बात में सर हिला दिया। चलो अब उठ जाओ, फ्रेश हो जाओ, जब तक युसरा नाश्ता लेकर आ रही है, दामिल ने कहा तो वो पहले कुछ सोचती रही, फिर खड़ी होकर वॉशरूम चली गई। दामिल भी खड़ा हुआ और आतिफ के पास बैठकर लंबी सांस ली। बेटा इस पर तवज्जो दो, इससे दोस्ती कर लो, इसे अकेला ना छोड़ो वरना ये जहनी बीमार हो जाएगी। आतिफ ने दामिल के कंधे पर हाथ रखकर कहा। जी अब्बू, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ये जहनी बीमार ना हो जाए, दामिल खोए हुए लहजे में कहा। नहीं होगी, अब तुम इसके साथ रहोगे तो कभी नहीं होगी, आतिफ ने मुस्कुराकर कहा और फिर खड़े हुए। मुझे कुछ ज़रूरी काम है, जब तक तुम आयसन का ख्याल रखना, और हाँ इसे अकेला नहीं छोड़ना। आतिफ दामिल के सर पर हाथ रखकर कहते हुए बाहर चले गए, जबकि दामिल युसरा और आयसन का वहीं इंतज़ार करने लगा। अच्छा आयसन, ये बताओ इटली में चाय पराठा मिलता है? युसरा ने पूछा तो आयसन जो नाश्ता कर रही थी कुछ सोचने लगी। हाँ, एक बार डैडी लेकर गए थे बाहर, मुझे मज़े का था। आयसन को याद आया तो उसने कहा, अच्छा वहाँ पर भी इंसान होते हैं? दामिल ने चाय पीते हुए कहा तो आयसन और युसरा की हंसी छूट गई, जबकि दामिल आयसन दोनों को देख रहा था जैसे पूछ रहा हो कि क्या हुआ। जाहिर है वहाँ भी इंसान ही रहते हैं, आयसन ने अपनी हंसी रोककर कहा, और यही हंसी तो लानी थी दामिल ने इसके चेहरे पर। मुझे लगा वहाँ अंग्रेज़ रहते हैं, दामिल ने मासूम सा मुँह बनाया। तो अंग्रेज़ इंसान नहीं होते क्या? आयसन ने अपनी हंसी रोककर मुस्कुरा के कहा। अच्छा वो इंसान होते हैं? मैं तो समझा इंसान होते हैं, दामिल ने कहकर चाय का कप मुँह से लगाया। तो मैंने भी तो इंसान कहा, आयसन ने नासमझी में कहा। नहीं, तुमने कहा इंसान रहते हैं, मैं समझा इंसान रहते हैं। दामिल ने कप अब सामने टेबल पर रखा, जबकि आयसन कभी युसरा तो कभी दामिल को देखने लगी। तो मैंने भी तो इंसान कहा ना? नहीं ना, देखो दामिल इसके करीब हुआ, तुमने कहा इंसान रहते हैं ना, दामिल ने कहकर पूछा तो आयसन ने इस बात में सही लाया। और मैं समझा इंसान रहते हैं, दामिल कहकर पीछे हुआ, जबकि आयसन अब भी कंफ्यूज सी, कभी इसे तो कभी युसरा को देख रही थी जो अब नाश्ते के बर्तन उठा रही थी। इंसान कहाँ इंसान रहते हैं? आयसन बात को समझने के लिए दोहराया तो दामिल जो कब से इसके चेहरे को देख रहा था अब हंसने लग गया। यार आयसन तुम बहुत क्यूट हो, दामिल ने कहकर इसके गाल पकड़े तो इसने इसका हाथ पीछे किया। ये तुम्हें छेड़ रहा था आयसन और तुम कंफ्यूज हो गई। युसरा भी अब हंसने लगी तो इसे अब बात समझ में आई। अच्छा चलो मुंह सीधा करो, आज तुम्हें मैं खेत लेकर चलता हूँ, तुम भी क्या याद रखोगी, दामिल ने कहा तो इसने दामिल को गौर से देखा जो ऐसे कर रहा था जैसे एहसान कर रहा हो। आपने कहा था मैं आपसे कुछ भी कह सकती हूँ ना, आयसन ने पूछा तो दामिल जो एक्टिंग कर रहा था सीधा हुआ। हाँ कुछ भी। हाँ, दामिल ने मुस्कुरा कर कहा। मुझे डॉल चाहिए, आयसन ने कहकर नीचे मुंह किया तो युसरा के लबों पर मुस्कान आ गई, जबकि दामिल खड़ा हुआ। ठीक है जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ, हम अभी मॉल जाएंगे और जो कहूँगी वो दिलाऊंगा, दामिल ने कहा तो आयसन की आंखों में चमक आ गई। फिर वो जल्दी से खड़ी हुई। मैं जल्दी से तैयार होकर आऊँगी, आप जाना नहीं, वो कहती जल्दी से अलमारी से कपड़े निकाल कर वॉशरूम चली गई तो दामिल और युसरा भी मुस्कुराते हुए नीचे कमरे से बाहर आए। चलो शुक्र है, मूड तो अच्छा हुआ ना इसका, आप जो कहे वो दिला देना, युसरा ने कहा तो दामिल ने इस बात में सर हिलाया। आपको गाड़ी भी चलाना आती है? आयसन जो उसके बराबर वाली सीट पर बैठी थी इसे गाड़ी रोड पर चलाते देखकर बोली। हाँ मुझे 2 साल हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए, बस कभी कभी चलाता हूँ वरना वक्त ही नहीं मिलता, स्कूल से घर फिर कोचिंग वगैरह, दामिल ने इसे देखकर बताया। अच्छा तुम्हारे क्या क्या शौक है? वो खामोश हुई तो दामिल ने अगला सवाल पूछा। मुझे डॉल बहुत पसंद है, मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, मुझे लॉन्ग ड्राइव पर जाना पसंद है, मुझे बारिश सर्दी फूल और इस गांव की मिट्टी बहुत पसंद है। आयसन की सब बातें तो ठीक थी मगर एंड पर मिट्टी का सुनकर वो थोड़ा हैरान हुआ। मिट्टी से क्या मतलब है? जब डैडी मुझे खेत लेकर गए थे ना तो वहाँ पर मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी थी, और हवेली में भी जब मैं गार्डन में जाती हूँ तो मुझे मिट्टी की खुशबू बहुत पसंद है।